मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वस्तुगत खाते के बारे में। तो वस्तुगत खाते में दो चीजों को मैंने आपको बताया था कि दो चीजों से संबंधित जो खाता होता है वो वस्तुगत खाता कहलाता है, जिसमें प्राइमरी पहली चीज जो थी वो था माल। माल के बारे में भी हमने बात की थी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसको कोई व्यापारी बेचने के उद्देश्य से खरीदता है वो वस्तु उस व्यापारी के लिए माल कहलाती है। माल को इंग्लिश में गुड्स कहते हैं और गुड्स के नाम से शो नहीं करते। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ते हैं कि ये संपत्ति या असेट क्या होती है, क्योंकि जितनी भी संपत्तियां होती है संपत्तियों से संबंधित जो खाता है वो वस्तुगत खाता कहलाता है। तो संपत्ति ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, हमने लोगों को बात करते हुए भी सुना होगा कि ये चीज मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। तो वास्तव में संपत्ति का जो है वो अर्थ क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि संपत्ति का मतलब कोई भी एक ऐसी वस्तु जिस पर व्यवसाय का अधिकार हो, मतलब जिस बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिस व्यवसाय के बारे में हम आलेखांकन करने जा रहे हैं, उस व्यवसाय का उस वस्तु पे अधिकार होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, तब तो वो वस्तु उस व्यापार की संपत्ति है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो हमारी संपत्ति है या नहीं है, इसके बारे में बात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि वो वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं उस वस्तु पर व्यवसाय का अधिकार है या नहीं है। अधिकार से मतलब स्वामित्व होना चाहिए, वो वस्तु उस व्यापार की ही होनी चाहिए, किसी दूसरे के स्वामित्व में नहीं होनी चाहिए, तब तो वो वस्तु उस व्यापार की संपत्ति है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो वस्तु उस व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाती हुई होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी एक संपत्ति का नाम लिखूं तो मशीन, एक व्यापार ने कोई मशीन खरीदी तो उसका स्वामित्व हो गया उस पे, और दूसरी बात मशीन का प्रयोग करने से उस व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता बढ़ेगी, तो वो मशीन जो है उस व्यापार की क्या कहलाई, संपत्ति कहलाई। ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर भी संपत्ति होता है, जमीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें जो है वो संपत्ति की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इन सब चीजों पर व्यवसाय का अधिकार है और उसके लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाती है। एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम इस चीज को स्पष्ट करें कि जैसे मान लीजिए कोई एक टेलर का काम करने वाला व्यक्ति है, कपड़ों की सिलाई करता है, वो पहले हाथ वाली मशीन से सिलाई करता था, तो एक दिन में मान लीजिए 5 शर्ट बना सकता था और एक शर्ट पे उसको 50 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो पूरे दिन में वो 250 रुपए का प्रॉफिट अर्न करता था। अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिचिंग मशीन, मतलब एक ऐसी मशीन लेकर के आया जो इलेक्ट्रॉनिक है और ज्यादा अच्छी क्षमता पे काम कर सकती है, वो उसने खरीदी तो वो उसके स्वामित्व में आई तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी बात अब बात आती है कि उसके लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाती है या नहीं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आने से क्या हुआ कि जैसे वो पूरे दिन में 5 शर्ट बना पाता था, अब वो एक दिन में 20 शर्ट बनाता है और 20 शर्ट पे वो 30 रुपए का भी मान लो प्रॉफिट लेता है, तो उसके हिसाब से 600 रुपए का वो पर डे प्रॉफिट होता है। तो इस मशीन के आने से क्या हुआ कि उसके लाभार्जन की क्षमता बढ़ गई और उस मशीन को उसने खरीदा तो वो उसके स्वामित्व में भी थी। तो दोनों ही शर्तें पूरी होने से वो वस्तु उस व्यवसाय की संपत्ति बन गई। तो जितनी भी संपत्तियां हैं, संपत्तियों से संबंधित जो खाता होगा वो वस्तुगत खाता कहलाएगा। वस्तुगत खाते में दो ही चीजों को शामिल करना है, माल और संपत्ति। माल प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, और संपत्ति का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर व्यवसाय का अधिकार हो, अधिकार से मतलब स्वामित्व हो, और दूसरी बात वो वस्तु उस व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाती हो, तो वो संपत्ति कहलाएगी। आगे जाकर के संपत्तियां भी कई प्रकार की हो जाएंगी, एक फिक्स्ड असेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक करंट असेट में बदल जाएंगी, वो भविष्य की बात है, वो आगे के वीडियोस में हम उसकी जानकारी करेंगे। वर्तमान में हमको ये पता करना है कि वस्तुगत खाते में क्या आता है या वस्तुगत खाता किसको कहते हैं। तो वस्तुगत खाता मतलब जो माल और संपत्तियों से संबंधित खाता है वो वस्तुगत खाता कहलाता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि किसी भी संपत्ति का नाम ले, जैसे फर्नीचर अकाउंट तीनों प्रकार के खातों में से किस प्रकार का खाता, तो फर्नीचर हमारी संपत्ति है तो कौन सा खाता हुआ, वस्तुगत। ऐसे कोई अगर आपसे कहे कि बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग हमारी संपत्ति है तो वस्तुगत खाता। ऐसे कोई कहे कि माल का खाता किस प्रकार का खाता, तो माल का खाता भी वस्तुगत खाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है वो वस्तुगत के बारे में पढ़ सकते हैं।
अब बात आती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम दोहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन करते हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके कुछ नियम होते हैं। तो हर एक प्रकार के खाते का अपना एक नियम होता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि व्यक्तिगत खाते का नियम था कि पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं वस्तुगत खाते के बारे में। तो वस्तुगत खाते का जो नियम है बड़ा आसान सा नियम है, क्योंकि वस्तुओं से संबंधित होता है। अब वस्तु हम व्यापार करेंगे तो वस्तु या तो व्यापार में आएगी या व्यापार से जाएगी, और इसी के आधार पर नियम बनेगा। क्या नियम बना कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको तो डीआर या डेबिट करते हैं, और ऐसे ही जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर करें। इस पर फोकस करते हैं कि वस्तुगत खाते का नियम क्या है। जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको हम सीआर करेंगे। बड़ा आसान सा नियम है। ऐसे ही व्यक्तिगत का नियम था कि व्यक्ति या तो पाने वाला होगा या देने वाला होगा। पाने वाला है तो उसको डीआर करेंगे और देने वाला है तो सीआर करेंगे। आज वस्तुगत खाते का नियम पड़ा। क्या नियम है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, बड़ा आसान सा नियम है। अब मेन काम क्या हुआ कि जैसे अपन पहले ट्रांजेक्शन लिखते थे तो हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगा, फिर हम डेबिट क्रेडिट ढूंढेंगे। अब प्रॉपर वे में हम उस चीज को कर सकते हैं। एक बार वापस से पूरे कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करता हूं कि सबसे पहली बात कि खाते जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र। सबसे पहला व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, किसी व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम। उन चारों से संबंधित खाता व्यक्तिगत खाता होता है। प्रत्येक खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, नाम और जमा पक्ष, डीआर और सीआर कहते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम था कि पाने वाले व्यक्ति को तो डीआर करेंगे और देने वाले को सीआर करेंगे। उसी क्रम में दूसरा खाता था वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते में 2 चीजों से संबंधित होता है, ये माल और संपत्ति। जितनी भी माल और संपत्तियों से संबंधित खाता है वो वस्तुगत खाते की श्रेणी में जाता है। और इसका जो नियम है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर करो। इस तरीके के बड़े आसान से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये चलता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से रूल्स याद रहेंगे तो आप अकाउंटिंग के काम को बड़ा आसानी से कर सकते हैं, और ये अकाउंटिंग का बेस है। इस बेस को जो जितना अच्छा क्लियर करेगा आगे सब्जेक्ट को पढ़ने में उसको उतनी ही आसानी रहेगी। तो आज के आपके कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि संपत्ति किसको कहते हैं। तो वापस बता देता हूँ कि संपत्ति का मतलब जहां 2 शर्तें पूरी होती है। एक तो व्यवसाय का अधिकार होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, और दूसरा लाभ कमाने की क्षमता को वस्तु बढ़ाती हुई होनी चाहिए, तो वो हमारी संपत्ति है। संपत्ति में ये सारी चीज आती है, मशीन, फर्नीचर, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें संपत्ति की कैटेगरी में आती है। ठीक है। इसके अलावा ये वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है, यहाँ आप नियम लिख सकते हैं, रूल ऑफ रियल अकाउंट। जो वस्तु व्यापार में आती है डीआर करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर करेंगे। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। इसी को आप फोकस करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।